कहानी की शुरुआत एक पैसेंजर प्लेन से होती है जो आसमान में उड़ रहा था। हमारे मुख्य किरदार जैक आराम से अपनी सीट पर बैठा हुआ अपनी ड्रिंक तैयार कर रहा था। उस समय सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था और सभी यात्री अपनी अपनी सीटों पर शांत बैठे थे। लेकिन अचानक तेज हवाओं के झोंकों ने पूरे प्लेन को जोर जोर से हिला दिया। झटके इतने ज्यादा खतरनाक थे कि जिन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी वो हवा में उछल गए और ऊपर लगे ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरने लगे। उसी दौरान बढ़ते एयर प्रेशर की वजह से प्लेन के एक विंग में जोरदार धमाका हो गया। वो विस्फोट इतना भयानक था कि प्लेन का पिछला हिस्सा टूटकर हवा में ही अलग हो गया और कई यात्री हजारों फीट नीचे गिर गए। कुछ ही पलों में पूरा प्लेन कंट्रोल से बाहर होकर तेजी से एक वीरान आइलैंड की तरफ बढ़ने लगा। अंदर बैठे लोग अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से चीख रहे थे, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद प्लेन नीचे घनी झाड़ियों में जा टकराया और उसी टक्कर के साथ एक और बड़ा ब्लास्ट हो गया। जब जैक को होश आता है तो वह खुद को एक घने जंगल के बीच पाता है। घबराहट में वह तुरंत बाहर की तरफ दौड़ता है और तभी उसे समझ आता है कि वह एक सुनसान टापू पर फंस चुका है। उसी वक्त उसे दूर से इंसानों की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। जैक बिना वक्त गंवाए उस आवाज की तरफ भागता है। वहां का नजारा पूरी तरह तबाही में बदल चुका था। चारों तरफ घायल लोग पड़े थे और हर ओर चीख पुकार मची हुई थी। जैक उस फ्लाइट का अकेला डॉक्टर था, इसलिए वह तुरंत लोगों की मदद में लग जाता है और उनकी जान बचाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी एक डरावनी आवाज उसका ध्यान खींचती है। उसे दिखता है कि प्लेन का टूटा हुआ पंखा कभी भी नीचे फंसी एक प्रेग्नेंट लड़की पर गिर सकता है। जैसे ही जैक को यह खतरा समझ आता है, वह तेजी से उसकी तरफ दौड़ता है और ठीक समय पर उसे बचा लेता है। लेकिन अगले ही पल वही पंखा जमीन पर गिरकर एक जोरदार विस्फोट कर देता है। अपनी चोट की परवाह किए बिना जैक फिर से बाकी लोगों की जान बचाने में जुट जाता है। लेकिन उस भयानक धमाके की वजह से ज्यादातर घायल लोग अब लाशों में बदल चुके थे। कुछ समय बाद जैक अकेले जंगल के अंदर चला जाता है और अपने घाव खुद सिलने की कोशिश करता है, लेकिन चोट उसकी बांह के ऐसे हिस्से में थी जहां उसका हाथ पहुंच ही नहीं पा रहा था। तभी वहां एक लड़की आती है और जैक के मदद मांगते ही वह उसके टांके लगाने लगती है। टांके लगाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसे यह देखकर बेहद हैरानी हुई कि बिना बेहोश किए भी जैक को टांके लगते वक्त कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। इसी पल से दोनों के बीच जान पहचान की शुरुआत हो जाती है। रात होने पर जैक टूटे हुए विमान के पिछले हिस्से को देखकर यह अंदाजा लगाता है कि कॉकपिट अभी भी शायद सुरक्षित बचा हो। उसे लगता है कि अगर वहां तक पहुंच गए तो शायद उन्हें कोई सिग्नल ट्रांसमीटर मिल सकता है जिससे रेस्क्यू टीम से संपर्क किया जा सके। जैक की यह बात सुनकर लड़की, जिसका नाम कैट था, अचानक कुछ याद करती है। वह बताती है कि उसने दिन के समय घाटी की तरफ धुएं का उठता हुआ गुब्बार देखा था, जो शायद उसी कॉकपिट के गिरने की जगह हो सकती है। फिर वह तुरंत जैक से कहती है कि उन्हें वहां जरूर जाना चाहिए। यह सुनकर जैक के अंदर फिर से उम्मीद जाग उठती है, लेकिन तभी जंगल की गहराइयों से एक अचानक और डरावनी दहाड़ गूंजती है। वहां मौजूद सभी लोग घबराकर उस आवाज की दिशा में देखने लगते हैं। उसी वक्त दूर खड़े पेड़ एक के बाद एक टूटने लगते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि जंगल के अंदर कोई विशाल और खतरनाक जीव उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। खुशकिस्मती से वह जीव उनके सामने नहीं आता और कुछ ही पलों में माहौल फिर से शांत हो जाता है। अगली सुबह सभी लोग इकट्ठा होकर उस रात सुने गए रहस्यमय जीव के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ लोग उसे डायनासोर मानते हैं तो कुछ उसे कोई विशाल राक्षस समझते हैं। अब डर हर किसी के चेहरे पर साफ दिखाई देने लगता है। जैक भी अंदर ही अंदर काफी डरा हुआ होता है, लेकिन वह जानता है कि अगर यहाँ से जिंदा निकलना है तो कॉकपिट तक पहुंचना ही होगा। इसी वजह से वह चार्ली और कैट को साथ लेकर उस खतरनाक जंगल के अंदर निकल पड़ता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे कॉकपिट को ढूंढना और भी मुश्किल हो जाता है। उधर विमान के अंदर छिपे लोग भी महसूस करने लगते हैं कि वह रहस्यमयी जीव एक बार फिर जाग चुका है। हालांकि जंगल में मौजूद जैक, कैट और चार्ली को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती। काफी देर भटकने के बाद आखिरकार उन्हें विमान का अगला हिस्सा नजर आ जाता है। जब वे अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि फर्स्ट क्लास में मौजूद सभी लोग मर चुके हैं। इसके बाद जैक धीरे धीरे कॉकपिट की तरफ बढ़ता है और एक लोहे के टुकड़े से दरवाजे का लॉक तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन अगले ही पल जो कॉकपिट के बाहर निकलता है वह असल में एक लाश होती है। कुछ देर बाद जब माहौल थोड़ा शांत होता है तो जैक आखिरकार कॉकपिट के अंदर घुस जाता है और सिग्नल डिवाइस ढूंढने में लग गया। तभी अचानक पायलट को होश आ गया। ध्यान से देखने पर जैक को समझ आया कि पायलट अभी भी जीवित है। अच्छी बात यह थी कि उसकी हालत सिर्फ सिर में लगी चोट तक सीमित थी। इसके बाद पायलट ने पूरे विमान हादसे की असली वजह बतानी शुरू की। उसने कहा कि जब उनका प्लेन इस रहस्यमयी समुद्री इलाके के ऊपर पहुंचा तभी अचानक सारे सिग्नल गायब हो गए थे। खतरे को भांपते हुए वह तुरंत विमान को वापस मोड़ना चाहता था, लेकिन तभी एक अजीब और रहस्यमयी हवा ने पूरे प्लेन को अपनी पकड़ में ले लिया।
कुछ ही सेकंड्स में विमान हवा में ही टूटकर बिखरने लगा और उसी दौरान वह बेहोश हो गया। पायलट के मुताबिक वे सभी लोग अभी किसी अनजान जगह पर हैं, जो जमीन से हजारों किलोमीटर दूर हो सकती है। इसी बीच पायलट को अचानक याद आता है कि विमान में एक बैकअप वायरलेस सिस्टम भी मौजूद था, लेकिन जब उसे ढूंढा जाता है तो पता चलता है कि सिग्नल डिवाइस पहले ही पूरी तरह खराब हो चुका है। यह सुनकर जैक और कैट की जिंदा बचने की आखिरी उम्मीद भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब उनके पास कैंप की तरफ लौटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। लेकिन तभी बाहर से एक अजीब और डरावनी आवाज गूंजती है और पूरा विमान जोर जोर से हिलने लगता है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं और तुरंत खिड़कियों की तरफ देखने लगते हैं। तभी उन्हें विमान के बाहर एक विशाल परछाई गुजरती हुई दिखाई देती है। उसके कदमों की आवाज से पूरा जहाज कांप उठता है। जैसे ही पायलट बाहर झांकने के लिए शीशे के पास पहुंचता है, उसी पल कोई खतरनाक चीज उसे पकड़कर बाहर खींच ले जाती है। ये देखकर कैट जोर से चीख उठती है। जैक उसके पास पहुंचकर मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वह रहस्यमयी जीव पायलट को बुरी तरह घायल कर चुका होता है। पायलट की मौत के बाद माहौल और भी ज्यादा खौफनाक हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, विमान एक बार फिर जोर से हिलता है और अचानक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है, जिससे तीनों इधर उधर जा गिरते हैं। जैक बिना समय गंवाए तुरंत सिग्नल डिवाइस उठाता है और जंगल की तरफ भागने लगता है। पीछे से आती डरावनी दहाड़ें उनके डर को और बढ़ा देती हैं, लेकिन राहत की बात यह होती है कि वह रहस्यमयी जीव उनका पीछा नहीं करता, जिससे तीनों कुछ देर के लिए चैन की सांस लेते हैं और वापस कैंप की तरफ लौटने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे कैंप पहुंचते हैं, वहां देखते हैं कि दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं। जैक और माइकल तुरंत बीच में आकर मामले को शांत कराने की कोशिश करते हैं और दोनों को अलग करने लगे। जब उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि जेम्स को पूरा शक था कि इस पूरे प्लेन क्रैश के पीछे कर्ली का हाथ हो सकता है। उसका कहना था कि जिस सेक्शन में कर्ली बैठा था, वहां मौजूद बाकी सभी लोग मारे जा चुके थे और सिर्फ वही अकेला जिंदा बचा था। ये सुनते ही कर्ली का गुस्सा फट पड़ा और माहौल फिर से तनावपूर्ण होकर झगड़े में बदलने लगा। तभी कैट जोर से चिल्लाई और किसी तरह दोनों को शांत कराया। इसके बाद उसने सबको बताया कि उन्हें सिग्नल डिवाइस मिल चुका है, लेकिन वह पूरी तरह खराब हो चुका है। अगर यहाँ से मदद बुलानी है तो पहले उसे ठीक करना बहुत जरूरी होगा। यह सुनकर सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि किसी को भी ऐसी मशीन रिपेयर करना नहीं आता था। आखिर में कर्ली आगे आता है और कहता है कि वह इसे ठीक कर सकता है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक जेम्स फिर से उस पर भड़क उठता है। यह देखकर जैक और ज्यादा नहीं सह पाता और गुस्से में जेम्स को चुप रहने की चेतावनी दे देता है, क्योंकि जैक सच में गुस्से में आ चुका था। इस पर जेम्स बिना कुछ बोले शांत हो जाता है। इसके बाद माहौल थोड़ा शांत हो जाता है और एक अच्छी खबर सामने आती है। असल में कर्ली पहले सेना में कम्युनिकेशन ऑफिसर रह चुका था और यह सिग्नल डिवाइस भी मिलिट्री विमान की ही थी, इसलिए उसे ठीक करना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। वह तुरंत काम शुरू करता है और थोड़ी ही देर में डिवाइस को दोबारा चालू कर देता है। लेकिन समस्या यह थी कि बैटरी बहुत कम बची हुई थी। अगर उन्हें मदद के लिए सिग्नल भेजना था तो डिवाइस को किसी ऊंची जगह पर ले जाना जरूरी था। जब कैट पूछती है कि कितनी ऊंचाई चाहिए, तो कर्ली सामने मौजूद एक विशाल चट्टान की ओर इशारा करता है। यह देखकर कैट का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि वह अभी अभी मौत के मुंह से बचकर आई थी और अब फिर से अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहती थी। लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए कैट बिना जैक को बताए बाकी लोगों के साथ उस खतरनाक जंगल की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में अचानक जेम्स भी उनके पीछे आ जाता है। वह जानबूझकर कैट को धक्का देता है और आगे निकल जाता है। उसकी ऐसी हरकतें देखकर कैट और भी चिढ़ने लगती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि आगे चलकर यही इंसान उनकी जान बचाने वाला है। काफी मुश्किल भरा पहाड़ी रास्ता पार करने के बाद वे लोग घने जंगल के पास पहुंच जाते हैं, जहां जेम्स लगातार कर्ली को प्लेन क्रैश के लिए ताने मारता रहता है। उसकी बातें सुन सुनकर आखिरकार कर्ली का गुस्सा फूट पड़ता है और वह पलटकर जवाब देने ही वाला था कि तभी पीछे से अचानक एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। वह आवाज इतनी डरावनी थी कि सभी लोग तुरंत घबराकर सामने की झाड़ियों की तरफ देखने लगे। झाड़ियों के अंदर कोई खतरनाक चीज तेजी से उनकी ओर बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। ये देखकर सभी लोग डर के मारे कांप उठे और अपनी जान बचाने के लिए तुरंत भाग खड़े हुए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जेम्स अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर किसी तरह का डर नहीं दिख रहा था। जब बाकी लोग काफी दूर निकल गए तो उसने अपनी पिस्तौल निकाली और उस दिशा में गोलियां चलानी शुरू कर दी। लेकिन वह जीव किसी मॉन्स्टर से कम नहीं था। गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। तभी अचानक जेम्स की एक गोली जाकर उस जीव के कमजोर हिस्से पर लग गई और वह जोर से चीख उठा। आवाज सुनकर बाकी लोग घबराते हुए वापस उसी तरफ दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस जीव को ठीक से देखा, उनके होश उड़ गए। वह कोई मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि एक विशाल और खतरनाक पोलर बियर था। सबसे बड़ा सवाल यह था कि इतने गर्म और घने जंगल वाले टापू पर पोलर बियर आया कहां से। एक पल के लिए सभी को लगा कि शायद प्लेन क्रैश के बाद उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा, लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि सबके मन में यही सवाल था कि एक पैसेंजर प्लेन में जेम्स के पास
पास बंदूक कैसे आई। जब उसे सवाल किया गया तो उसने तुरंत सफाई दी कि उसे यह बंदूक एक मरे हुए पुलिस वाले की लाश से मिली थी। अपनी बात साबित करने के लिए उसने पुलिस बैज भी दिखा दिया, जिससे लोगों का शक थोड़ा कम हो गया और वे फिर से पहाड़ की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक सिग्नल डिवाइस ने फुल नेटवर्क पकड़ लिया। यह देखकर कर्ली ने तुरंत मदद का सिग्नल भेजने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि रेस्क्यू चैनल पहले से ही इस्तेमाल हो रहा था। इसका मतलब था कि इस टापू पर उनके अलावा भी कोई और मौजूद है जो मदद के लिए सिग्नल भेज रहा है। ये बात समझ से बाहर थी कि इतनी सुनसान जगह पर उनके अलावा और कौन हो सकता है। सभी लोग अभी इसी सोच में डूबे हुए थे कि तभी डिवाइस से अचानक एक महिला की आवाज सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर पता चला कि वह एक फ्रेंच महिला थी। यह सुनकर सभी को लगा कि शायद यह रेस्क्यू टीम है और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत फ्रेंच समझने वाली लड़की से उस रेस्क्यू टीम से बात करने को कहा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सबके चेहरे उतर गए, क्योंकि वह कोई रेस्क्यू टीम नहीं थी बल्कि मदद की गुहार लगाती हुई एक पुरानी रिकॉर्डिंग थी। और उसी पल अचानक पूरा सिग्नल खत्म हो गया। इसके बाद कर्ली ने फ्रीक्वेंसी दोबारा चेक की और एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई। उसके हिसाब से यह सिग्नल पिछले 16 सालों से लगातार भेजा जा रहा था, लेकिन इतने सालों में कभी किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। मतलब साफ था, इस टापू पर फंसे लोगों के बारे में बाहर की दुनिया को कभी पता ही नहीं चला। यह सच सुनकर सभी के अंदर डर बैठ गया। उनके दिमाग में एक साथ कई सवाल घूमने लगे। यहाँ का रहस्यमयी जीव क्या है? पोलर बियर इस जगह पर कैसे आया? और उनका प्लेन अचानक हवा में ही टूटकर क्यों बिखर गया? इन सारी अजीब घटनाओं ने सभी को अंदर तक हिला दिया और उन्हें यकीन होने लगा कि इस टापू पर कोई बड़ा राज छिपा हुआ है। घटना के बाद सभी लोग वापस कैंप लौट आते हैं ताकि बाकी लोगों में घबराहट न फैले। वे सिग्नल खो जाने की बात छिपा लेते हैं। लेकिन उसी रात माइकल का कुत्ता अचानक जोर जोर से भौंकने लगता है। उसकी आवाज सुनकर बाकी लोग भी डरकर वहां इकट्ठा हो जाते हैं। जैक तुरंत टॉर्च उठाता है और सावधानी से उस तरफ रोशनी डालकर देखने लगता है, लेकिन अंधेरे और अजीब आवाजों के अलावा उसे कुछ साफ नजर नहीं आता। तभी जेम्स से और इंतजार नहीं होता और वह बिना सोचे सीधे सर्च लाइट ऑन कर देता है। अगले ही पल जो नजारा सामने आता है उसे देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। वहां कई बड़े जंगली सुअर छिपे हुए थे। उन्हें देखते ही सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन हमला करने के बजाय सारे सुअर तेजी से जंगल के अंदर भाग जाते हैं। उनके जाते ही सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। अगली सुबह उन्हें पता चलता है कि विमान में बचा हुआ सारा खाना खत्म हो चुका है। इस बात पर जेम्स गुस्से में आ जाता है और मोटे आदमी पर जरूरत से ज्यादा खाने का आरोप लगाता है। देखते ही देखते दोनों के बीच जोरदार झगड़ा शुरू हो जाता है। हालात बिगड़ते देख जैक तुरंत बीच में आता है और किसी तरह दोनों को शांत कराता है, लेकिन अब वह भी समझ चुका होता है कि सिर्फ लड़ाई रोकने से कुछ हल नहीं निकलेगा। अगर जल्द खाना नहीं मिला तो भूखे लोग एक दूसरे पर हमला करने लगेंगे। तभी अचानक जेम्स के पास एक चाकू उड़ता हुआ आता है। ये देखकर सभी लोग चौंक कर पीछे मुड़ते हैं। तभी गंजा आदमी कहता है कि वे जंगली सुअरों का शिकार करके खाना हासिल कर सकते हैं, लेकिन जेम्स को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि सिर्फ एक छोटे चाकू से इतने बड़े सुअरों का शिकार करना नामुमकिन है। मगर गंजा आदमी बहस करने के बजाय चुपचाप अपना सूटकेस खोलता है और उसमें से कई सारे चाकू निकाल देता है। इतने सारे चाकू देखकर जेम्स भी हैरान रह जाता है। बिना देर किए तीनों लोग जंगल में सुअरों के निशान ढूंढने निकल पड़ते हैं। काफी देर तक घने जंगल में भटकने के बाद अचानक गंजे आदमी को कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसने तुरंत हाथ ऊपर करके दोनों को रुकने का इशारा किया। फिर वह एक बड़े पेड़ के पास गया जहां उसे जंगली सुअर के ताजे निशान दिख गए। इससे उसे साफ समझ आ गया कि शिकार ज्यादा दूर नहीं है। कुछ ही देर में वे लोग धीरे धीरे उसी जगह तक पहुंच गए। इसके बाद गंजे आदमी ने इशारों में पूरा प्लान समझाया। उसने कैट को सामने से अटैक करने को कहा, जबकि माइकल को साइड से घेरने का इशारा दिया। लेकिन माइकल जैसे ही उसकी उंगली की तरफ देखा, वह गुस्से में चिल्ला पड़ा। उसकी आवाज सुनते ही जंगली सुअर सतर्क हो गया और तेजी से उनकी तरफ दौड़ पड़ा। गंजा आदमी तो तुरंत साइड में कूद गया, लेकिन बेचारा माइकल उसकी चपेट में आ गया। हालांकि राहत की बात यह थी कि सुअर ने दोबारा हमला नहीं किया और माइकल को सिर्फ हल्की चोट आई। दूसरी तरफ गंजा आदमी भी इस पूरे हादसे से बुरी तरह डर चुका था। कुछ देर आराम करने के बाद कैट ने दोनों को कैंप वापस चलने को कहा, लेकिन गंजा आदमी इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। उसने दोनों को लौटने का इशारा किया और खुद अकेले उस जंगली सुअर का पीछा करने निकल पड़ा। अब मजबूरी में कैट माइकल को लेकर वापस कैंप की ओर चल दी, लेकिन चलते चलते वह अचानक रुक गई और बिना कुछ बोले सीधे अपनी पैंट खोलने लगी। जंगल के बीच कैट को ऐसा करते देखकर माइकल पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वह क्या करने वाली है। लेकिन अगले ही पल कैट तेजी से पेड़ पर चढ़ गई। असल में वह ऊपर जाकर सिग्नल डिवाइस चेक करना चाहती थी। बेचारा माइकल नीचे बैठकर चुपचाप उसे देखता रहा। जब कैट डिवाइस को पेड़ की ऊंचाई पर बांध रही थी, तभी अचानक जंगल से एक खतरनाक दहाड़ सुनाई दी। आवाज इतनी
डरावनी थी कि वह घबरा गई और उसके हाथ से सामान नीचे गिर गया। उसी पल पेड़ की ऊंचाई से उसे वही खतरनाक राक्षस दिखाई दे गया जो पूरे इलाके में घूम रहा था। उधर गंजा आदमी अभी भी जंगल में सुअर का पीछा कर रहा था, बिना इस बात का अंदाजा लगाए कि खतरा कितना करीब आ चुका है। तभी झाड़ियों के अंदर से जंगली सुअर की आवाज सुनाई दी और वह तुरंत उसी तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन अगले ही पल सुअर की आवाज अचानक एक दर्दनाक चीख में बदल गई। इसके बाद पेड़ों के हिलने की आवाजें तेज हो गईं और जंगल में किसी विशाल और खतरनाक जीव की दहाड़ गूंजने लगी। ये सब देखकर गंजे आदमी के होश उड़ गए। वह डर के मारे वहीं जम सा गया और तभी अचानक वही विशाल राक्षस उसके ठीक सामने आ खड़ा हुआ। दूसरी तरफ कैट और माइकल कैंप पहुंच चुके थे। कैट तुरंत जैक को जंगल में हुई सारी बात बताती है और यह भी कहती है कि गंजा आदमी शायद उस रहस्यमयी जीव का शिकार बन चुका है। यह सुनकर जैक का चेहरा कुछ पल के लिए उतर जाता है। तभी अचानक उसकी नजर पास की हिलती हुई झाड़ियों पर पड़ती है और उसे लगता है कि शायद वही खतरनाक राक्षस अब तक यहाँ तक पहुंच चुका है। यह सोचकर वह बिना किसी देरी के सीधे जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही वह घने जंगल के अंदर दाखिल हुआ तभी अचानक झाड़ियों के बीच से गंजा आदमी बाहर निकल आया। उसके हाथ में एक जंगली सुअर था और उसके शरीर पर ताजा खून लगा हुआ था, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसने अभी अभी किसी खतरनाक संघर्ष को अंजाम दिया है। रात होने पर सभी लोग एक जगह इकट्ठा हुए और हादसे में मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना करने लगे। इसी दौरान माइकल ने गंजे आदमी से पूछा कि क्या उसने सच में उस राक्षस को देखा था। गंजा कुछ देर चुप रहा और फिर साफ कह दिया कि उसने वहां कुछ भी नहीं देखा। लेकिन माइकल को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। अब खाने का इंतजाम तो हो चुका था, लेकिन एक नई समस्या उनके सामने खड़ी थी। विमान में बचा हुआ ताजा पानी अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला था। वे लोग शिकार करके तो पेट भर सकते थे, लेकिन समुद्र का खारा पानी पीकर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते थे। इसलिए उन्हें हर हाल में रेस्क्यू टीम तक अपनी मौजूदगी की खबर पहुंचानी थी। इसी वजह से कर्ली बिना किसी को बताए दोबारा रेडियो सिग्नल ढूंढने के लिए पहाड़ी की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही डिवाइस काम करना शुरू करता है तभी किसी ने पीछे से आकर उसे बेहोश कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि हमलावर ने उसे मारा नहीं, सिर्फ सिग्नल डिवाइस को तोड़ा और वहां से गायब हो गया। अब तक मिले सभी सबूतों को देखकर कर्ली को यकीन होने लगता है कि इस टापू पर कोई ऐसा इंसान जरूर मौजूद है जो नहीं चाहता कि यहाँ फंसे लोग बाहर निकल सकें। लेकिन वह कौन है यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ था। सच्चाई जानने के लिए अगले दिन कर्ली अकेले पूरे टापू की खोज में निकल पड़ता है। काफी देर तक चलते रहने के बाद वह समुद्र किनारे बैठकर आराम करता है। तभी अचानक उसकी नजर रेत के अंदर दबी एक मोटी स्टील की तार पर पड़ती है। वह तुरंत उसे खींचकर बाहर निकालता है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि उस तार का दूसरा सिरा सीधे समुद्र के अंदर जा रहा है, जिससे वह पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। कुछ ही देर बाद वह देखता है कि उसी तार का दूसरा हिस्सा जंगल की ओर भी जा रहा है। ये देखकर उसे उम्मीद की एक किरण नजर आती है और वह तुरंत उस केबल का पीछा करते हुए जंगल में आगे बढ़ने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसका रास्ता रुक जाता है। नीचे झुककर देखने पर उसे पतली लोहे की तारें बिछी हुई नजर आती हैं, जिससे साफ पता चलता है कि यह एक खतरनाक जाल है। इसलिए वह बहुत सावधानी से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वह दूसरा कदम रखता है अचानक क्लिक की आवाज आती है और पूरा जाल एक्टिव हो जाता है। एक नुकीली शाखा सीधे उसकी टांग को चीरते हुए आर पार निकल जाती है। भयानक दर्द से कर्ली हवा में झटपटाने लगता है और जोर जोर से चीख उठता है। कुछ देर तक वह दर्द से तड़पता रहता है, लेकिन फिर किसी तरह खुद को संभालता है और पूरी ताकत लगाकर उस नुकीली शाखा को अपनी टांग से बाहर निकाल देता है। लेकिन तेज दर्द और लगातार खून बहने की वजह से वह वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद रात हो जाती है। थोड़ी देर बाद कर्ली की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं, लेकिन इससे पहले कि वह मदद के लिए आवाज लगा पाता अचानक एक रहस्यमयी आदमी वहां आता है और उसकी रस्सी काट देता है। अगले ही पल कर्ली सिर के बल जमीन पर गिरते ही कर्ली का सिर जोर से चकरा गया। कुछ पल के लिए उसे सिर्फ इतना दिखा कि कोई आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा है और फिर वह दोबारा बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसे होश आया तो अचानक आसमान अजीब तरीके से काला पड़ने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि कैंप में कुछ बहुत गलत होने वाला है। वह अपनी घायल टांग को नजरअंदाज करते हुए तेजी से कैंप की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वहां खौफनाक घटना शुरू हो चुकी थी। कैंप में मौजूद एक प्रेग्नेंट लड़की अचानक नींद से जागती है। जैसे ही वह अपने पेट की तरफ देखती है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका बच्चा गायब था। कुछ ही देर बाद उसे दूर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए वह गंजे आदमी तक पहुंचती है, जिसकी एक आंख काली थी और जो अजीब अजीब भविष्यवाणियां कर रहा था। उसका डरावना चेहरा देखकर भी लड़की नहीं रुकती और आगे बढ़ती रहती है। थोड़ी ही देर बाद वह एक बेबी कार्ट के पास पहुंच जाती है। वहां सफेद कपड़े के अंदर से लगातार बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। हिम्मत करके जैसे ही वह कपड़ा हटाती है अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। बच्चे की जगह सिर्फ मांस के टुकड़े पड़े थे। यह खौफनाक दृश्य देखते ही वह जोर से चीख पड़ती है। चीख सुनकर चार्ली तुरंत वहां पहुंचता है, लेकिन तब तक एना अपना मानसिक संतुलन
खो चुकी होती है और आसपास के लोगों पर हमला करने लगती है। किसी तरह चार्ली उसे काबू में करता है और शांत कराता है। शुरुआत में सभी को लगता है कि एना ने कोई डरावना सपना देखा होगा, लेकिन जब वे उसके हाथों को देखते हैं तो वहां सच में खून लगा होता है। इससे सभी के मन में डर और बढ़ जाता है। अगली सुबह जैक जब एना के हाथों की जांच करता है तो पता चलता है कि डर के कारण उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची थी कि उसके नाखून हथेली में घुस गए थे, जिससे खून बहने लगा था। यह सुनकर सभी को थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन उसी रात जब एना सो रही होती है तभी अचानक उसे लगता है कि कोई उसके पेट पर चाकू से वार कर रहा है। उसकी चीख सुनकर बाकी लोग तुरंत वहां पहुंचते हैं, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता। घबराई हुई एना बताती है कि किसी ने अभी अभी उसके पेट पर हमला किया है, लेकिन जब जैक जांच करता है तो उसके पेट पर कोई भी निशान नहीं मिलता। जैक को लगता है कि प्रेगनेंसी की वजह से उसे भ्रम हो रहा है, इसलिए वह इसे गंभीरता से नहीं लेता और उसे आराम करने की सलाह देता है। ये बात सुनकर एना बहुत गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा। गुस्से में वह अपना सामान उठाकर कैंप छोड़कर जंगल में चली जाती है। चार्ली उसे रोक नहीं पाता और तुरंत उसके पीछे चला जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एना के पेट में फिर से तेज दर्द शुरू हो जाता है। यह देखकर चार्ली घबरा जाता है और तुरंत जैक को बुलाने के लिए कैंप की तरफ भागता है। रास्ते में उसकी मुलाकात जिम से होती है। चार्ली बिना देर किए उसे जैक को एना की हालत बताने भेज देता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि यही फैसला आगे चलकर सबके लिए भारी साबित होने वाला है। उधर एना का दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है और दोनों वापस कैंप की ओर लौटने लगते हैं। तभी रास्ते में अचानक जिम दिखाई देता है। सबसे अजीब बात यह थी कि वह जैक को साथ नहीं लाया था, बल्कि वह लगातार अजीब नजरों से एना को घूर रहा था। उसी समय कर्ली लंगड़ाते हुए वापस कैंप पहुंच गया। उसने जैक को बताया कि इस टापू पर उनके अलावा भी कोई और मौजूद है। जैक अभी इस बात को समझ ही रहा था कि तभी मोटा आदमी दौड़ता हुआ वहां आ गया। उसने घबराते हुए बताया कि विमान हादसे में एक और व्यक्ति बच गया था जो अब तक छिपकर रह रहा है और उसका नाम जिम है। यह सुनते ही जैक का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि अब कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है। वह बिना देर किए गंजे आदमी के साथ एना और चार्ली को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। सिर्फ संघर्ष के निशान बचे होते हैं और एना चार्ली दोनों गायब थे। गंजा आदमी सुझाव देता है कि पहले कैंप लौटकर जरूरी सामान ले लिया जाए, लेकिन जैक बुरी तरह घबराया हुआ था। उसे लग रहा था कि अगर उसने एना पर शक न किया होता तो वह इस हालत में कभी नहीं पहुंचती। पछतावे में डूबा जैक अकेले ही जंगल के अंदर भाग पड़ता है और उन्हें पागलों की तरह ढूंढने लगता है। कुछ ही दूर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि वह बार बार एक ही जगह लौट कर आ रहा है, जैसे वह किसी भूल भुलैया में फंस गया हो। थोड़ी देर बाद गंजा आदमी बाकी लोगों के साथ वापस पहुंच जाता है। तब जाकर तलाश फिर से शुरू होती है। राहत की बात यह होती है कि रास्ते में उन्हें चार्ली के कपड़े का फटा हुआ टुकड़ा मिल जाता है, जिससे साफ हो जाता है कि वे सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन तभी उनके सामने दो अलग अलग रास्ते आ जाते हैं, जिनमें दोनों तरफ पैरों के निशान थे। इसलिए चारों लोग अलग अलग जाकर खोज करने का फैसला करते हैं। गंजा आदमी एक दिशा में चला जाता है, जबकि जैक कैट को साथ लेकर दूसरी तरफ बढ़ता है। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे चार्ली को ढूंढना और भी कठिन हो जाता है। काफी देर जंगल में भटकने के बाद जैक को अचानक चार्ली के कपड़े का एक और टुकड़ा मिल जाता है। उसे लगता है कि वह अब उसके बहुत करीब पहुंच चुका है, लेकिन तभी अचानक उसे एना की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए जैक तुरंत पहाड़ी की तरफ चढ़ने लगता है और कैट भी उसके पीछे पीछे ऊपर आ रही होती है। लेकिन जल्दबाजी में जैक का पैर फिसल जाता है और वह सीधे पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। काफी मुश्किल से वह उठने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर जिम पर पड़ती है, जो ठीक उसके सामने खड़ा होता है। बिना कुछ बोले जिम उसे जोर से लात मारता है और धमकी देता है कि अगर उसने पीछा नहीं छोड़ा तो वह चार्ली को मार देगा। लेकिन जैक उसकी बात नहीं मानता और गुस्से में उसके पैर पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद वह उस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन जिम बड़ी आसानी से उसका मुक्का बचा लेता है और पलटकर उस पर कई तेज घूंसे मार देता है। कुछ ही पलों में जैक जमीन पर गिर जाता है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता और फिर वह दोबारा हमला करने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसका वार एक बार फिर खाली चला गया। उसी पल जिम ने पलटकर एक और जोरदार हमला किया और आखिर में एक भारी लात मारकर जैक को बेहोश कर दिया। कुछ ही मिनट बाद कैट को जैक बेहोशी की हालत में मिल जाता है। जैसे ही वह होश में आता है, वह फिर से आगे बढ़ने की जिद करने लगता है। कैट उसे समझाती है कि बारिश की वजह से सारे निशान मिट चुके हैं, अब उन्हें ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन जैक उसकी बात नहीं सुनता और अकेले ही आगे बढ़ जाता है। मजबूरी में कैट को भी उसके पीछे जाना पड़ता है। काफी देर तक जंगल में भटकने के बाद दोनों की नजर एक विशाल पेड़ पर पड़ती है, जहां चार्ली हवा में लटका हुआ होता है। ये देखकर जैक तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है और बिना एक पल गंवाए उसे नीचे उतार लेता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। चार्ली की सांसें पहले ही रुक चुकी थीं। जैक उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अब कुछ भी करना लगभग नामुमकिन था। कैट ये सब देखकर फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन जैक फिर भी हार मानने को तैयार नहीं होता और
बार बार चार्ली के शरीर पर कोशिश करता रहता है। वह किसी भी हालत में अपने सबसे अच्छे साथी को खोना नहीं चाहता था। जैक को इस हालत में देखकर कैट और जोर जोर से रोने लगती है। काफी देर की कोशिशों के बाद जब कुछ भी काम नहीं करता तो जैक आखिरी बार जोर से वार करता है और उसी पल चार्ली की सांसें वापस लौट आती हैं। और इसी के साथ यह कहानी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अब जो पार्ट 2 होगा वह और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है।